नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी की जो अपनी प्रीवियस ईयर की सीरीज जो चल रही है इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज सवाल लेके आए हैं 45 रुपये प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, इस जो अपनी ये सीरीज चल रही है इसमें हम कंसेप्ट भी सीखेंगे और इसके साथ साथ ट्रिक भी सीखेंगे। मतलब पहले पूरे मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता हो उसके लिए भी ये सीरीज बहुत लाभदायक रहेगी। मतलब ये मान सकते हैं कि मैथ्स में कमज़ोर स्टूडेंट भी अगर ये क्लास देखेगा तो उसे देखने के बाद उसे बहुत सी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो देखो, ये कह रहा है कि 45 रुपये प्रति किलो चावल बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है और 20% लाभ कमाना है, तो वो क्या करेगा। इस टाइप के हमने पिछली जो क्लासें हैं अपनी उन क्लासों में भी अमूमन 4 से 5 सवाल इस टाइप के हमारे पास आ गए हैं और ये सवाल भी हम देख लेते हैं कि देखो 45 रुपये में बेच रहा है। मैंने कहा था कि उसको घाटा हो रहा है तो उस हानि को हम क्या करेंगे, 100 में से घटा दो। तो 20% की हानि हुई है, मतलब 100 माइनस 20, और ये वैल्यू जो 80 मिली है ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू अपने को दे रखी है परसेंट में 45। और उसने कहा कि 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब 100 प्लस 20 की वैल्यू उसने पूछी है, मतलब 120, और 120 की वैल्यू पूछी है तो 80 की वैल्यू 45 है। 120 की वैल्यू क्या होगी, 45/80 इंटू 120। अब यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 का भाग 2 बार, 4 का भाग 3 बार। 45 को 3 से गुणा कर लो तो 5 3 15, हाथ की 1 मिलेगी हासिल की, 4 3 12 और 1 13, 135/2। और यहाँ से देखेंगे देखो 6 दूनी 12, 1 5 15 हो गया, 7 दूनी 14, फिर से 1 बचा 0.5, 10 बार। तो ये फाइनल वैल्यू अपने को मिलेगी कि 67.5 रुपये में अगर वो उस चावल को बेचे प्रति किलो के हिसाब से तो उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। मतलब दुकानदार को 67.5 में, अपन कह सकते हैं 67.5 में। अब देखो ट्रिक में मैं बताऊं आपको कि क्या होता है कि हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को लिख देना है। अब इसमें करना है 100 प्लस माइनस कमाना। अगर प्लस करेंगे, अगर उसे लाभ कमाना है तो प्लस ले लेंगे और उसे हानि चाहिए तो माइनस ले लेंगे, बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो उसे हो रही है। पहले ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो कैसे, 45 इंटू 100 प्लस माइनस कमाना। कमाना का मतलब वो कितना कमाना चाहता है, तो हम ऊपर लिख देंगे 100 प्लस माइनस कमाना, और 100 प्लस माइनस लाभ या हानि कितनी उसे हुई है। पहले दुकानदार को 20 की हानि हुई तो हम क्या लेंगे, माइनस 20। कैसे, देखो ये जो वैल्यू दी है वो तो एज इट इज इंटू 100 प्लस माइनस कमाना। कमाना कितना है उसको, 20% लाभ। लाभ कमाना है तो प्लस लेंगे, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। उसे पहले कितनी लाभ या हानि हुई है, तो उसे 20% की हानि हुई है, मतलब माइनस लेंगे, तो 100 में से 20 गए तो 80। और इसी को हमने सोल्व किया था और सोल्व करने के बाद हमें क्या मिला था, 67.5 रुपये प्रति केजी। तो दोस्तों ये वाली चीज़ याद रख लेना। ये याद नहीं रहती है तो मैं तो कहता हूँ यही स्टेप आप याद रखो। 2 स्टेप का पूरा सवाल है, 2 स्टेप में पूरा हो जाता है। कंपटीशन में अपने को लैंग्वेज लिखनी नहीं रहती, और लिखनी नहीं रहती तो अपने को क्या है, शॉर्ट में कैलकुलेशन का रहता है। इन टाइप की जो ये ट्रिक हैं, ये मानता हूँ कि ये जब याद होती है तो बहुत आसान है, लेकिन जब याद नहीं होती है तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। इसलिए बेसिक तरीका आपको याद होना ज़रूरी है। पहले एक बेसिक तरीके के हिसाब से हमें सोल्व करना चाहिए, उसके साथ साथ हमें ट्रिक याद करने की कोशिश करनी चाहिए। जब ट्रिक याद हो जाएगी तो ये ट्रिकें क्या होती है कि हमें 3 से 4 दिन या 7 दिन के बाद वापस रिपीट करनी रहती है, नहीं तो अपने माइंड से क्या होता है, स्किप हो सकता है।
लेकिन बेसिक तरीका आपको याद रहेगा। हाँ, हो सकता है बेसिक तरीके में आपको 5 से 7 सेकंड ज़्यादा लगे, लेकिन आपको ये बेसिक तरीका याद रहने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगले सवाल की तरफ बात करें हम, तो अगला सवाल देखो कह रहा है कि ये एक सवाल दे रखा है कि 22√3 वर्ग यूनिट का एक क्षेत्रफल का जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या है, 22√3। और उसने पूछा है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों सीधा हमें याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज है, समभुज हो या समबाहु हो, समभुज या समबाहु का मतलब एक ही है, अर्थात उसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। अब मुझे पता है कि अगर एक त्रिभुज है और उसकी तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु भुज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि उसकी माध्यिकाओं का जो कटाक्ष बिंदु मिलता है वो क्या होता है, केंद्रक होता है। और जो ये केंद्रक होता है सेंटर ओरिजिन, और ये केंद्रक जो है वो माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये भी समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। ये भी 2:1 किस तरफ होता है, शीर्ष की तरफ 2 अनुपात रहता है और जो भुजा है उसकी तरफ 1 अनुपात रहता है। तो ये भी हमें याद रखना है। हम 2:1 तो याद रख लेते हैं, लेकिन पता नहीं रहता कि शीर्ष की तरफ 2 होगा या भुजा की तरफ 2 होगा। तो हमेशा ध्यान रखें शीर्ष की तरफ अनुपात 2 होता है और भुजा की तरफ 1। अब बात करते हैं आगे। इसने कहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, मतलब पहले लेना है अंदर वाला वृत्त। और समबाहु भुज में अंदर वाला वृत्त जो है ये वृत्त होता है, यहां से ये बनेगा एक वृत्त, और ये वृत्त क्या होगा, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनेगा। तो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनेगा, तो इस वृत्त की त्रिज्या आपको पता है क्या होगी। देखो ये सारी भुजाएं समान है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो उसकी माध्यिकाएं भी समान है, और माध्यिकाएं समान है तो उनकी वैल्यू भी समान मिलेगी। तो यहाँ से मेरे को पता है कि 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये क्या मान ली, 1 मान लिया, या 1 जो कुछ भी मानो आप, x मानो या कुछ भी मानो, उसका अनुपात क्या होगा, 2:1। तो ये मैंने मान लेता हूं कि ये अगर x है तो ये क्या होगी, 2x। तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या अपने पास क्या आ गई, x। तो यहां लिख लेते हैं अपन कि अंतःवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या ये क्या आ गई अपने पास, x। अब देखो परिवृत्त, परिवृत्त होता है कि इस त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाओ और इस त्रिभुज के सभी शीर्ष जो हैं वो क्या हो, वृत्त की परिधि पर हो। तो ये कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा एक वृत्त, और ये वृत्त यहाँ बनेगा। तो इस वृत्त के लिए देखो क्या होगा, इस वृत्त की जो, ये तो देखो केंद्र का केंद्र ही रहेगा, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, ये हो गई। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 2x। तो परिवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या क्या मिल गई अपने को, 2x। अब उसने कहा कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात है, तो अनुपात x अनुपात 2x, या हम कह सकते हैं x/2x, यहाँ से कैंसिल x, तो ये मिल गया 1/2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/2। देखो ये 22√3 जो वैल्यू दे रखी है इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं भी दे तो हमें हमेशा याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 होता है। ठीक है। अब अगर ये वैल्यू हमें कहाँ काम आती, ये वैल्यू काम आती कि अगर वो कहता कि इसकी भुजा निकालो, या वो कह सकता था कि इन जो त्रिज्याएं हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त, इन त्रिज्याओं का मान निकालो, तो यह वैल्यू अपने काम आ सकती थी। लेकिन अनुपात में इस वैल्यू का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सवाल को बढ़ाने के लिए और आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, ताकि आप इसमें उलझे रहें और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो जाए। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि 200 × 20 × 2 × 0.2 × 0.02 × 0.002 और इसका मान ज्ञात करना है।
तो इनका मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखो 200 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002। इनको पहले क्या करते हैं, इनके जो पॉइंट हैं दशमलव इन्हें हटा लेते हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूँ एक बार के लिए कि ये 200 इंटू 20 इंटू 2 इंटू, देखो 1 के बाद पॉइंट है तो 2/10 इंटू 2 के बाद पॉइंट है तो 2/20 100 हो जाएगा। ये क्यों, 2 0 नीचे लगा देंगे। यहाँ देखो 3 के बाद है तो 0 0 2 लिखो या सिर्फ 2 लिखो और नीचे 3 0। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64। तो फाइनल आंसर मिला 64/1000। अब देखो क्या करना है, 3 0 है मतलब 3 के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन अपने पास कितनी संख्याएं हैं, ऊपर 2 संख्याएं। तो मुझे क्या करना होगा, इस तरफ एक 0 लगा देना है। इस तरफ अगर हम 0 लगाते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं होता है, तो हम कितने भी 0 इस तरफ लगा सकते हैं। तो अब देखो 3 के बाद पॉइंट दूंगा तो मैं 0.064, क्योंकि 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये हो गया 0.064। यही क्या हो गया फाइनल आंसर। अब देखो कौन से ऑप्शन में, ये ए ऑप्शन में है। देखो मैंने कहा था सिंप्लीफिकेशन के सवाल आपको मिलेंगे, एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये सवाल इस टाइप के आते हैं कि आप इन सवालों को अगर आपको पता हो पहले से तो आप जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप क्या करेंगे, इन सवालों में टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सवाल 30 सेकंड का सवाल है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 सेकंड का सवाल है। तो आप इस टाइप के सवाल को भी आसानी से कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ 10 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न बड़ी है। दोस्तों बड़ी भिन्न छोटी भिन्न की हमने एक पहले क्लास ले रखी है और आगे हम एक अलग से क्लास लेंगे जो दशमलव भिन्न को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि हमेशा देखो मैं कहता हूँ कि 1/2। इस सवाल से पहले हम एक सवाल लेते हैं, 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5। अब देखो इनका मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार के लिए एक छोटा सा मेथड हम निकालने के लिए मैंने ये फिर से एक सवाल लिया है, ये वाला। अब देखो इस सवाल को मैं कह रहा हूँ कि ये देखो 5/6 और 6/7 और 7/8 इस टाइप का कुछ सवाल बन रहा है। इस टाइप के सवाल में अपना सवाल कहाँ से शुरू हो रहा है, 3/4 से, 4/5, 5/6, 6/7 नहीं है लेकिन 7/8 है। अब देखो 1/2 का मतलब कितना होता है, 0.5, ठीक है। 2/3 मतलब 0.666 ऐसे अनंत तक चलेगा, ठीक है। 3/4 मतलब ये होगा 0.75, फिर आएगा 4/5 तो ये होगा 0.8, ठीक है। फिर 5/6 तो ये होगा 0.8 छंग 48, फिर से बचा 2 0 छत्री 18, 5/8 5/6 हो गया। इसके बाद 6/7 तो 6/7 का वैल्यू होगी 0. ये हो जाएगा 60, तो 7 का भाग जाएगा 8 बार, 8 7 56, फिर से 4 0, फिर 7 का भाग 7 5 35। अब देखो इस तरफ से इस तरफ चल रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है। अब देखो ये भी निकाल लेते हैं, 7/8 इसकी वैल्यू आएगी तो 0. ये हो गया 70, तो ये 8 का भाग देंगे तो 8 64, 8 बार गया 64, फिर से बचा 6 0 तो 60 हो गया, 7 56 तो ये हो गया 87। अब देखो इस तरफ से हम चल रहे हैं तो रेगुलर क्या बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है। देखो 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ये सिर्फ 8 है, और ये आ रहा है 0.83, ये आ रहा है 0.85, ये आ रहा है 0.87। अब देखो अपने हिसाब से अगर देखें तो ये इसने कहा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इनकी वैल्यू जो अपने अपने मान कौन से हैं, एक तो 3/4 है,
एक 4/5 है, एक 5/6 और एक 7/8। मतलब तीसरी वैल्यू 1, 2, 3 और ये 4। इन चारों में से बड़ा कौन? 7/8। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? डी। अब देखो, अब ये मैंने एक वैल्यू क्यों निकाली है, इसका एक रीज़न बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखो, अपन इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? मान बढ़ता हुआ जा रहा है। अब ऊपर चलते हैं, इससे एक स्टेप ऊपर। ये क्या कह रहा है? ये देखो, यहाँ एक आप चीज़ नोटिस करोगे तो मैं कह रहा हूँ कि इनमें +1 हो रहा है, इसमें भी 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 +1 हो रहा है और इसमें भी +1 हो रहा है। मतलब संख्याएं, एक समान संख्या बढ़ रही है। ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर भी देखो, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो +1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी +1 हो रहा है, ऐसा सब जगह हो रहा है। मतलब एक समान संख्या बढ़ रही है। एक समान संख्या बढ़ती हो अंश और हर में, तो हमेशा वह संख्या बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। देखो, इन दो में देखते हैं हम, 1/2 और 2/3। यहाँ से हमने पता है दोनों में 1-1 बढ़ाया। अब दोनों में हमने बढ़ाया तो 1-1 है, लेकिन संख्या बड़ी कौन सी हो गई? ये दूसरी संख्या बड़ी हो गई। मतलब जिसका अंश और हर बड़ा है वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। जब समान संख्याएं क्या हो? जुड़ती हो आगे से आगे भिन्न में, तो हमें याद रखना है कि ये वाली संख्या बड़ी होगी, वही संख्या बड़ी होगी जिसका अंश और हर बड़ा होगा। ठीक है, तो अपने फाइनल आंसर मिल गया अपने को 7/8। और ये ध्यान रखना है कि समान संख्या बढ़े तो बड़ी वाली संख्या जिसका अंश हर बड़ा है वो बड़ी होगी, और जिसका अंश और हर सबसे छोटा है वो क्या होगी? सबसे छोटी होगी। अगला सवाल कह रहा है, देखो, 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों की योगफल की गणना करनी है। मतलब 1 से 9 तक की संख्याएं हैं, उनका पहले वर्ग करना है और फिर उनका क्या करना है? योग। देखो, इस टाइप के सवाल जब हो अपने पास तो हमें यह चीज़ याद रखनी है कि इस टाइप के सवालों के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 1 का स्क्वायर करूँगा, 2 का स्क्वायर करूँगा, 3 का स्क्वायर करूँगा, 4 का स्क्वायर करूँगा, 5 का स्क्वायर करूँगा, 6 का स्क्वायर करूँगा, 7 का करूँगा, 8 का करूँगा और 9 का स्क्वायर करूँगा। इन सब के स्क्वायर करके फिर मैं जोड़ूंगा तो टाइम मुझे पता है ज़्यादा लगेगा। लेकिन इस टाइप के सवालों को हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ कि इनमें एक सूत्र काम आता है और वो आपको सूत्र याद होना चाहिए। जब वर्गों का योगफल हो तो उसका सूत्र है, जब संख्याओं के वर्गों का योगफल हो तो उसका सूत्र है n+1 2n+1/6। इस फॉर्मूले की मदद से इन चाहे कितनी भी संख्याएं हो, उन संख्याओं के वर्गों का योगफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, कि मैं n की जगह अब हमें लेना क्या है? 9, क्योंकि इसने पूछा कहाँ तक है? 9 तक की संख्याओं का पूछा है, तो हमें क्या लेना है? 9 ही लेना है। तो पहले n की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9, n+1 मतलब 9 और 1 10, 2n+1 तो 9 का 2 गुना 18, 18 और 1 19/6। अब देखो, 2 के पहाड़े से ये 3 बार और ये गया 5 बार, ये 3 के पहाड़े से 3 बार चला गया। टोटल क्या हो गया? 15 × 19, 19 5 95, हाथ की 9, 19 और 9 28, 285। ये हो गया आंसर। फॉर्मूला क्या याद रखना है? n+1 2n+1/6 किसका फॉर्मूला है? संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये संख्याएं मानो या प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है। और प्राकृत संख्याएं जो होती है वो प्राकृत संख्याएं होती है, 1 से शुरू होती है, 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जो जाती है वो संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं। फिर इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं वो होती है होल नंबर जो 0 से शुरू होते हुए अनंत तक जाते हो। मतलब प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं हो जाती है। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं,
इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं कौन सी होगी, माइनस अनंत से लेकर -1, 0, 1 और प्लस अनंत तक जो जाती है ये संख्याएं कौन सी होगी, पूर्णांक संख्याएं होगी। तो संख्याएं कौन कौन सी होती है, एक प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में तो सिर्फ ये संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4 वैसी। पूर्णांक संख्याओं में सब संख्याएं मिल जाती हैं। और पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं इनमें जो है हमें क्या पता होता है कि इन संख्याओं में ही परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है, वो भी इनमें पूर्णांक संख्याओं से ही निकलती है। परिमेय संख्याएं होती है वह संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं होती है उन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्याएं हो जाती है, और परिमेय संख्याएं हो जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हो। इसके बाद देखो अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है वो देखो। ये कह रहा है कि 100 मीटर की रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि जब आयत दे रखा हो तो आयत में हमेशा क्षेत्रफल सबसे ज्यादा वर्ग का होता है। आयताकार अगर कोई आकृति है तो उस आकृति में हमेशा अगर उस आकृति को हम वर्गाकार कर दें तो ही हमेशा हमें क्या मिलेगा, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा मिलेगा, अन्यथा क्षेत्रफल सबसे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब देखो 100 मीटर की रस्सी है, मतलब इसके चारों ओर जो ये रस्सी बनेगी ये क्या है, 100 मीटर, और चारों ओर का मतलब हो गया कि ये परिमाप का मान दे रखा है, और परिमाप का मान कितना है, 100 मीटर। जब परिमाप का मान दे रखा है तो परिमाप वर्ग के लिए हम निकालेंगे, क्योंकि मैंने कहा था आयताकार अगर कोई आकृति है तो उस आकृति का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हमेशा वर्गाकार आकृति बनेगी तभी आपको मिलेगा। तो हमने वर्ग के हिसाब से माना कि वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, जिसकी वैल्यू अपने पास दे रखी है 100 मीटर। तो यहाँ से भुजा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, भुजा की वैल्यू मिल गई 100/4 मतलब 25 मीटर। अब भुजा आ गई 25 मीटर, तो उसने क्षेत्रफल ही तो पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो आप करेंगे 25 का स्क्वायर मतलब 625 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी वैल्यू मीटर में दे रखी है तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है, तो क्षेत्रफल आ गया 625 मीटर स्क्वायर। तो आंसर आ गया बी। याद रखना आयताकार आकृति में वर्गाकार आकृति होगी उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। सभी वर्ग हमेशा आयत होते हैं, यह चीज़ भी ध्यान रखना। वो आयताकार इसीलिए लिखता है कि आप सिर्फ आयत में उलझे रहो, और ये सवाल किसका हो गया, वर्ग का हो गया। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल क्या कह रहा है देखो। फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया है, वर्गमूल का सवाल है। क्या सवाल है कि √0.0144 का मान है, इसका मान निकालना है। तो पहले देखो मैं अंडर रूट के अंदर ही इस दशमलव को हटा देता हूँ। तो हम हटाएंगे तो देखो 1, 2, 3, 4 के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब ऊपर तो रहेगा 144/1, 2, 3, 4 जीरो लगा देना। अब देखो अंडर रूट हटाएंगे तो इसको क्या करेंगे, वर्गमूल होना है। वर्गमूल होना है तो मुझे पता है 144 का वर्गमूल तो 12 होता है, बटा 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या होगा 100, क्योंकि 4 जीरो है तो 2 जीरो 12 आएंगे, ये याद रखना। अब देखो ऑप्शन भी देखो कैसे कैसे दिए हैं, 0.12, 0.012, 1.2, 0.0012। तो अपने को देखते ही लगता है कि यार सवाल में ये संख्या तो मिल जाती है 12, लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा वो वाली चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो अब देखो कितनी संख्याएं, 1 और 2 जीरो है, मतलब 2 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 और 2 यहाँ वैल्यू मिल जाएगी अपने को 0.12, तो ये वैल्यू मिलेगी फाइनल। तो ऑप्शन में ट्राई करते हैं, तो देखो ऑप्शन ए ये क्या है 0.12, तो यही वैल्यू मिल गई। ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट का ही खेल है इसमें, क्योंकि 144 का वर्ग सबको पता है कि 12 होता है, लेकिन पॉइंट कहाँ लगाना है। आप 4 के बाद पॉइंट लगा दोगे तो ऑप्शन ये राइट कर दोगे,
जबकि राइट ऑप्शन अपना है क्या, ए ऑप्शन राइट है।